देखिए, योगी जी का स्वप्न है भ्रष्टाचार मुक्त यूपी। इस बात को आप भी जान रहे होंगे। तो भ्रष्टाचार मुक्त यूपी तब होगा, तब बनेगा जब ये जो कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं इनको आप एक्सपोज करेंगे। मैंने वही काम किया। एक्सपोज करने का मतलब होता है कि सरकार तक यह बात पहुंचे, शासन में उच्च पदों तक बैठे हुए लोगों तक यह बात पहुंचे। एक्सपोज करने की मंशा कुछ और नहीं होती। हमने कभी यह डिमांड नहीं की कि आप इनको जेल भेजिए, लेकिन इनके जो क्रियाकलाप हैं वो स्टिंग ऑपरेशन से एक्सपोज हुए, काफ़ी कुछ हुए। कच्ची शराब आज तक गोरखपुर में, जो एक अड्डा माना जाता रहा अमृतानी, आज तक वो इच्छा शक्ति किसी पुलिस प्रशासन के पास नहीं हो पाई कि आज तक वहाँ कच्ची शराब बना दिया जाए। मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया तो क्या कभी आबकारी विभाग ने या प्रशासन ने जानने की कोशिश की कि मैंने स्टिंग ऑपरेशन किन हालात में किया? मुझे कच्ची वहां जाकर बैठकर पीनी पड़ी। जहां पुलिस वाले जिस अमृतानी में अकेले जाने से डरते हैं कि काट के फेंक दिया जाएगा, वहां मैं लुंगी बनियान चप्पल पहनकर बैठा। मैंने पुलिस प्रशासन को दिखाया कि देखिए लहन जमीन में कितनी नीचे गाड़ी जाती है, कच्ची बनाने के लिए क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उनको बरगलाने के लिए उन धंधेबाजों को उनके साथ बैठ के मुझे कच्ची तक पीनी पड़ी। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? और जब इस चीज को एक्सपोज हमने किया तो कार्रवाई हुई। इसी तरह इस जीवन में दवाइयों का एक बहुत बड़ा रोल है। नकली दवाइयों से लोग मरते हैं। अगर नकली दवाइयों की बिक्री बंद भी हो जाए तो क्या ये जो व्यापारी हैं जो दवाओं का व्यापार अवैध तरीके से कर रहे हैं, इसको आप कैसे रोकेंगे? मैं कहता हूं कि मैंने आपको स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर के जो अयोग्य लोग हैं उनको आप दवा बेचने का होलसेल और फुटकर का लाइसेंस आप जारी कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था कि सरकारी दफ्तर से इतर हटकर एक प्राइवेट दुकान में यह सारा खेल चल रहा। मैंने आपको दिखाया था कि ड्रग डिपार्टमेंट का ही आदमी वहां बैठ करके, उसी के ब्लड रिलेशन का आदमी वहां बैठ करके 1-1 लाख रुपए की वसूली कर रहा है और बड़े ही करामाती तरीके से आपको 10 दिन बाद लाइसेंस मिल जा रहा है। तो क्या ये मैंने गलत किया था? सरकार का जो मंतव्य है उसके अनुसार तो मैंने बिल्कुल सही किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी जो इसके अंदर छुपे हुए हैं उनको यह बात चुभी। स्टिंग ऑपरेशन ड्रग माफिया का था, ड्रग डिपार्टमेंट का था। पुलिस मंडलायुक्त से इसके लिए आदेश भी लिए तुमके संज्ञान नहीं, आदेश की बात मैं नहीं कहूंगा। मंडलायुक्त को स्टिंग ऑपरेशन से पूर्व इसकी सूचना दी गई थी, जिसकी लिखित रिसीविंग मेरे पास थी। संस्थान को भी मेरे इसकी सूचना दी गई थी। स्टिंग ऑपरेशन में 20 से 25 दिन का समय लगा था, तो पूर्व में जो है इसकी सूचना दी जा चुकी थी, संस्थान को भी मंडलायुक्त को भी। कमिश्नर साहब ने कहा था कि अगर आपके पास एविडेंस हो तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, तो एविडेंस तो उनको सौंप दिए गए, कार्रवाई क्यों नहीं किया उन्होंने? तो इस बात को हमने जब महसूस किया तो खबर का प्रसारण हुआ, और खबर का प्रसारण होने के बाद आप जो है बिना सोचे समझे, बिना जांच के आप इस आरोप पे मुकदमा लिख देते हैं कि उस वीडियो के आधार पे मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। जो खबर प्रसारित हो गई, जो खबर सबसे बड़े अधिकारी के संज्ञान में पहले से है, जो खबर जो है मतलब संस्थान के संज्ञान में है, जिसका प्रसारण हो चुका, प्रसारण के बाद ब्लैकमेलिंग होती है क्या? आप भी तो मीडिया से हैं। तो आपने आंख बंद करके मुकदमा लिखा, पहली चीज। मुकदमे के बाद आपने जांच करने की बजाय दबिश देनी गिरफ्तारी के लिए शुरू कर दी। पुलिस ने कोर्ट में खुद लिख करके दिया। जब कोर्ट ने आपसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में पूछा कि अरेस्ट स्टे के बाद आप दबिश देने क्यों गए, तो पुलिस ने खुद लिख करके दिया कि साहब हम तो इनका बयान लेने गए थे। बड़े कमाल की बात है, 6 दिन पहले आप हाईकोर्ट में लिख के देते हो कि इनका बयान हम ले चुके। 6 दिन पहले आप हाईकोर्ट में लिख के देते हो कि विवेचना समाप्त की गई, और 6 दिन बाद फिर आप कहते हो, यहां लोअर कोर्ट में कहते हो हम बयान लेके, क्या 40 बार बयान लेते हो? तो एक इंटेंशन था, पहले से पुलिस का इंटेंशन क्लियर होता। इंटेंशन क्लियर करने के लिए कई एविडेंस, कई सब्जेक्ट मौजूद हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप उनके जवाब देके दिखाओ। लेकिन आपने किया क्या है? जो आपको पावर मिली है वो अपराधियों को जमींदोज करने के लिए मिली है। ठीक, आप अपनी पावर का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं जो आपके करप्शन की पोल खोलते हैं, या आपके जो आका बैठे हैं जो करप्ट हैं, उनके करप्शन को छुपाने के लिए आप ये काम करते हैं। पूरे प्रकरण के दौरान गोरखपुर पुलिस की और एसपी सिटी की भूमिका क्या रही? देखिए, मेरे पास एक ऐसा एविडेंस है कि एसपी सिटी के कहने पर ही बगैर जांच किए यह मुकदमा लिखा गया। उसके अलावा मेरे पास एक ऐसा एविडेंस है कि एक भ्रष्ट
आईओ की जांच जब इनको मिली थी, मेरे द्वारा ही जांच कराई गई थी। तो ऐसा भी एविडेंस मेरे पास है कि आप मुझे एक बात बताइए, आप कहीं पे कोई एप्लीकेशन देने जाते हैं तो क्या उसकी रिसीविंग देना उस डिपार्टमेंट के लिए गुनाह है? आप यह बात बताइए, अगर कोई एफिडेविट देने जाते हैं, कोई बयान देने जाते हैं, तो क्या उसकी आपको रिसीविंग नहीं मिलनी चाहिए? तो ऐसे मेरे पास प्रमाण है कि इन्होंने जांच के दौरान, जो जांच कराने वाला है, जो वादी है, उसको किसी भी तरह की रिसीविंग देने से मना कर दिया। मेरे पास ये प्रमाण है कि जब आपने उसको रिसीविंग दिया नहीं तो आपने जांच क्या किया, और जांच में निष्कर्ष क्या निकला? आपका क्या फर्ज नहीं बनता था कि जो जांच कराने वाला है उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए? तो आपकी जो एक कार्यशैली है उसके विषय मेरे पास प्रमाण है, और इस मामले के पीछे भी आपका हाथ था, इसका भी प्रमाण मेरे पास है। और मैं कह क्या रहा हूं? मैं तो यही कह रहा हूं, एक न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूं, कराइए। मेरे पास वो हिम्मत है और मेरे पास वो कलेजा है कि अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत आया तो कोर्ट के सामने जाकर के मैं कन्फेशन कर लूंगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं न्यायपालिका का और सरकार का समय बर्बाद नहीं करना चाहता ट्रायल में। आपके पास है अगर एक भी एविडेंस तो दीजिए। मैं यहां पब्लिक के सामने, मीडिया में, माइक पे कह रहा हूं कि मैं कन्फेशन कर लूंगा कोर्ट के सामने। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपनी नौकरी से रिजाइन दे देना चाहिए। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है तो आप ये बात कह के दिखाएं। हमारे माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कुछ नहीं, मुझे इस मामले में, इस पूरे मामले में न्यायिक जांच चाहिए। इस वजह से चाहिए कि मैंने तो केवल ड्रग माफिया और ड्रग डिपार्टमेंट का स्टिंग किया था, इसमें पुलिस कहां से और कैसे इन्वॉल्व हो गई? यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस के तार उन ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए थे? ये जो परिस्थितियां इशारे तो वही कर रही हैं। आज मुझे लगता है 6-7 महीने पहले लगभग शायद 2 करोड़ की एक फैंसी डेल सिरप आती है, गीड़ा में पकड़ी गई थी। उस मामले में भी मेरी जानकारी में यह है कि ट्रक ड्राइवर, खलासी और जो हेल्पर वेल्पर हैं वो आज की डेट में जेल में हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं है जो उस माल का मालिक था, जो उस माल को स्टोर करता था। यानी बड़े मगरमच्छ पानी से बाहर हैं, उनको जेल नहीं जाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या रिलैक्सेशन उन्होंने ले लिया और किसकी वजह से ले लिया? और वो जो हैं जिनके पास बनियान खरीदने की औकात नहीं, क्या वो 2 करोड़ की फैंसी डील बना के ला रहे थे? क्या आप इस बारे में समझ नहीं सकते? बड़े मगरमच्छ क्यों नहीं गए जेल? अगर उनको बेल मिली या एंटीसिपेटरी बेल मिली या वो जेल भेज पाने में अगर आप नाकाम रहे तो क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? तो आपने अपनी कामयाबी सिर्फ उनके लिए दिखाई जो ट्रक ड्राइवर थे, हेल्पर थे। वो बेचारे जेल में है। बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि न्याय जो होता है इक्वल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। अगर ट्रक का माल ढोने वाले कल्प्रिट थे, अगर वो जेल में है तो उस माल के मालिक भी जेल में होने चाहिए थे। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? आगे आप क्या? देखिए, रणनीति मैं आपको नहीं बता सकता, माफी चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि जो रणनीति है क्या ये आवाज आप आगे भी उठाते रहेंगे या फिर अपने खुद न्याय पाने के बाद आपकी आवाज रुक जाएगी? मेरी आदत है ये आवाज उठाना। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे रोज सुबह उठ के आवाज उठाना है, आदत है मेरी। मुझे जब कुछ दिखाई देगा, जब मुझे कुछ गलत दिखाई देगा तो मैं परवाह नहीं करूंगा। भारत में पत्रकारों की स्थिति पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी ये भी मुझे जानकारी मिली है कि यूपी एसटीएफ ने आपको कुछ दिन के लिए सुरक्षा भी दिया था। एसटीएफ जानती है कि आपके ऊपर खतरे हैं और आपकी हत्या हो सकती है। नहीं, हुआ क्या था मैं आपको बता रहा हूं कि एक रिकॉर्डिंग जो है कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, जिसमें तमाम पत्रकार, प्रेस क्लब पदाधिकारियों का नाम लेते हुए 2 लोग बात कर रहे थे। उसमें जो 2 लोग बात कर रहे थे उन्होंने शायद शासन में बैठे उच्च अधिकारियों का भी नाम लिया था, और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा था, मेरे बारे में कहा जा रहा था कि ये आदमी के बाहर रहते अब काम करना मुश्किल हो गया है, इसको किसी तरह जेल भिजवाया जाए तभी हम लोग धंधा पानी कर पाएंगे। तो इस तरह की 2 लोग बात कर रहे थे और तमाम लोगों का सहयोग लेने की बात कर रहे थे। उस रिकॉर्डिंग की जांच जो है यहाँ गोरखपुर एसटीएफ यूनिट ने किया था। उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद उस मामले में चार्जशीट भी लगी। लेकिन उसमें भी एक कमाल की बात यह है कि केवल एक आरोपी की पहचान हुई, उसके खिलाफ चार्जशीट लगी। बाकी लोगों को क्यों बचा लिया गया मैं कह नहीं सकता। तो मुझे तो इस दौरान जो है कचहरी परिसर में पुलिस सुरक्षा भी मिली थी, तो शायद कुछ रहे हों, इनपुट रहे हों, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की।
मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की। दुनिया के तमाम मुल्कों में पत्रकारों की हत्या हो जाती है, भारत भी उसमें पीछे नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि पत्रकारों के प्रति जो है सरकार को कोई कानून, सुरक्षा कानून, या फिर यहाँ तक कि आपके बगल में विरोधी मुल्क जो आतंकवादी मुल्क कहा जाता है पाकिस्तान, वहाँ की भी असेंबली ने जो है वहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून ला दिया, कैसा लगता है आपको? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून, मैं आपको एक बात कहूँ, हो सकता है आपको बुरी लगे, कड़वी लगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश में कई संगठन हैं, कई संगठन, केवल पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ। रेलवे का संगठन है, वकीलों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, उसी तरह पत्रकारों का भी संगठन है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि पत्रकारों का संगठन, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का सबसे कमज़ोर संगठन है। वजह, ये खुद में एक दूसरे की टांग खींचने पे उतारू रहते हैं। ये पता नहीं इनके अंदर कौन सा ईगो पैदा हुआ है कि मैं पत्रकार हूँ और ये छोटा है। इनके अंदर पता नहीं कौन सा ईगो पैदा हुआ है कि मैं मान्यता प्राप्त हूँ, ये तो ऐसे ही चलतू टाइप का है। इनके पता नहीं इनको किस तरह का ईगो जो है इनके अंदर पैदा हो रखा है कि अपने सामने बाकी को कुछ समझते ही नहीं। और इसी ईगो की वजह से ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, यहां पे एक लीड करने वाली लॉबी को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, बस चाहते हैं कि हमारे इशारे पे बाकी नाचे। यही वजह है कि सबसे बड़ा क्लेश है, और सबसे बड़ा जो क्लेश है, इसी ने पत्रकार संगठन को पूरी तरह से खोखला और कमजोर बना रखा है। कहने को तो आपके पास बहुत से पत्रकार संगठन मिल जाएंगे, आपके जिले में 3-4 मिल जाएंगे, लेकिन है क्या वो? आप क्या एक कागज छाप करके, एक बैनर लगा करके हम कहते हैं किसी के पास वो हैसियत है कि 2 दिन का भूख हड़ताल कर सको अपने पत्रकार भाई के लिए? नहीं है। किसी के पास हैसियत है कि 5 दिन धूप में बैठ करके अनिश्चित काल के हड़ताल पे जा सको? नहीं है। अगर तुम्हारे किसी साथी के खिलाफ अन्याय हुआ है तो तुम केवल फॉर्मेलिटी के लिए संगठन चलाते हो। और अगर संगठन चलता है, अगर मैं कहता हूं कि तुमने उसमें एक कैटेगरी बना रखी है कि ये पत्रकार नहीं है और वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार है, ये नहीं है, अगर तुमने ऐसी कैटेगरी बना रखी है तो दम है तो उसको पब्लिश करो ना, दम है तो कानून बनवाओ ना, दम है तो सरकार से कहो ना कि आप पत्रकारों की कैटेगरी जो है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है उसको घोषित कर दीजिए, ताकि दुनिया को भी पता चले कि ये पत्रकार हैं और ये नहीं है। रखने वाले संस्थानों को भी पता चले कि इससे बिलो एजुकेशन स्टैंडर्ड वालों को हम पत्रकार नहीं रखेंगे। है दम, अगर वाकई में बड़े पत्रकार हो तो कहो ना सरकार से कि एक कैटेगरी डिसाइड कर दे कि पत्रकारों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं करा पाओगे, तो किस बात का दम भरते हो? मतलब खुद को राजा घोषित करके खुद की पीठ ठोकते हो।